Hello everyone, this is me Archana. I hope you all doing very well. Very good morning. सो इससे पहले मैंने टोटल दो मैराथन आपके बेसिकली होम साइंस यानी पेपर सेकेंड में मैंने टोटल दो मैराथन आपके कंडक्ट कराए थे, जिसमें मैंने आपको टोटल 40 क्वेश्चन कराए थे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन. सो आपने नहीं उन वीडियोस को कवर किया है, सो जा करके उन वीडियोस को भी कवर कर ले. आज हमारा जो सेशन होने वाला है वो PYQs बेस्ड होने वाला है, यानी प्रीवियस ईयर्स जितने क्वेश्चंस हैं उनको हम करेंगे. कुछ क्वेश्चंस जो आपके ऑप्शन मुझे लगे कि ये एनटीए के पर्सपेक्टिव से सही है, मतलब एनटीए इसको जो है रिपीटेड फॉर्म में पूछ सकता है या इससे वो क्वेश्चंस अधिक बनाता है, तो मैंने उसे जो है डिटेल में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी. और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो केवल आपके टीजीटी पीजीटी पर्सपेक्टिव से जो है सही हैं, तो मैंने उन्हें जो एक्सप्लेन नहीं किया है, हम उन्हें जो आंसर करेंगे एंड देन आप आगे जो है मूव कर जाएंगे. सो एज वी ऑल नो कि जो मेरी टाइमिंग होती है आपको मेरा जो ये यूजीसी नेट बाय अर्चना मैम जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बेसिकली दोनों पेपर का मैं प्रिपरेशन कराती हूँ. यूजीसी नेट 2025 जिसमें पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड होता है. पेपर सेकेंड में बेसिकली हम होम साइंस की क्लासेस कवर करते हैं, यानी होम साइंस से रिलेटेड जितने भी आपके MCQs PYQs ये सारे मैं आपको कवर कराती हूँ. पेपर फर्स्ट की मेरी क्लास आपको 6 PM इवनिंग में देखने के लिए मिलेगी. टोटल 6 डे मेरी क्लासेस चलती है एंड देन जो संडे होता है उसमें हम मैराथन करते हैं. इस संडे को मैंने मैराथन नहीं किया है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू थे, सो फुल डे जो है वीडियोज़ अपलोड ही नहीं हो पाए. सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल UGC नेट बाय अर्चना मैम से जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं. एंड ये जो मेरे कंटेंट होते हैं आपको बाइलिंगुअल मिलते हैं, यानी इंग्लिश हिंदी दोनों में ही मैं ये आपको कंटेंट जो है प्रोवाइड करती हूँ. पेपर सेकेंड की जो क्लास होती है 11:30 मॉर्निंग में होती है एंड ये भी क्लास आपके मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलती है एंड संडे को हम मैराथन करते हैं. सो ऑल्सो यू कैन ज्वाइन माई सेकेंड पेपर, ऑल्सो ज्वाइन कर सकते हैं आप UGC नेट बाय अर्चना मैम से सर्च कर सकते हैं YT चैनल पे और यहाँ से जा करके इसे जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, सो दैट जो भी मैं आपको न्यू अपडेशन देती हूँ और रिगार्डिंग आपके जितने भी वैकेंसीज आती हैं PhD में या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर से जितनी वैकेंसीज आती हैं उन सभी को मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ. या फिर अदर कोई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आपके लिए यूज़फुल है रिगार्डिंग आपके PhD, तो उन्हें भी मैं आपको अपडेट करती रहती हूँ. तो यदि आप अपने बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा. ये भी जो मेरे आपके सेकेंड पेपर होते हैं इसमें भी मैं आपके बाइलिंगुअल जो है पेपर अरेंज करती हूँ, यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही कंटेंट आपको मिलते हैं. और जो संडे होता है इसमें हम PYQs प्लस उसकी जो थियरीज होती हैं उसे मैं आपको कवर कराती हूँ. यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं इसे सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट करिएगा. किसी आप जो है स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड यदि आपके पास कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कुछ भी आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे जो है कमेंट कर सकते हैं, मैं एक एक का जो है आंसर देने का प्रयास करती हूँ. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन से शुरू होगा. वो होगा आपका, गिव मी अ मोमेंट. ओके, ये जो आपका 41 नंबर क्वेश्चन से बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे. तो क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम घुलनशील फाइब्रिनोजेन को अघुलनशील फाइब्रिन में परिवर्तित करता है, यानी कौन सा एंजाइम ऐसा है जो घुलनशील फाइब्रिनोजेन को अघुलनशील फाइब्रिन में बेसिकली कन्वर्ट कर देता है, यानी फाइब्रिन जो है घुलनशील है लेकिन उसे अघुलनशील में कन्वर्ट कर देता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम कन्वर्ट सॉल्युबल आपके फाइब्रिजोनस इनटू इनसॉल्युबल फाइब्रिन. ऑप्शन गिवन है आपके थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिनेज या फिर आपके काइमोट्रिप्सिनेज या फिर आपके थ्रोम्बोप्लास्टिन. इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आपके काइमोट्रिप्सिनोजेन. अब इसमें जो आपका ऑप्शन गिवन है थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन या फिर आपका थ्रोम्बोप्लास्टिक एज वेल एज हम ये भी इसे भी हम एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही डिटेल में, क्योंकि इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं. एनटीए जो है जब भी होम साइंस से क्वेश्चंस बनाता है तो उसको दो तीन चीज़ें पे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आप देखने के लिए मिलेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आ जाता है आपका जितने हार्मोन्स हो गए या फिर आपके जितने एंजाइम्स हो गए, पिगमेंट्स हो गए. अब ये आपके पिगमेंट्स
ये फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में देखने के लिए पिगमेंट्स मिलते हैं, तो इन सभी से जो है भर भर के वो क्वेश्चंस देता है। साथ ही साथ वो आपके जितने भी जो भी आपके प्रोडक्ट हैं वो कितने स्टेबल होंगे, लॉन्ग टाइम स्टेबल रखने के लिए क्या क्या चीज़ें आप यूज़ करेंगे, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस एनटीए जो है मैच द फॉलोइंग में आपको अक्सर देखेंगे, पूछने के लिए, देखने के लिए मिलता है। सो हम अब बात करेंगे थ्रोम्बिन क्या है। सो थ्रोम्बिन इज एन एंजाइम दैट हेल्प टू ब्लड क्लॉट, क्या करता है ब्लड को क्लॉट करने में, एंड स्टॉप ब्लीडिंग, ब्लीडिंग को बंद करने में। इट्स इज प्रोड्यूस इन द लिवर फ्रॉम प्रोथ्रोम्बिन एंड इन इनएक्टिवेट आपका जो है प्रिंसियस प्रोटीन्स, ये बेसिकली पुनर्परिवर्तित करता है प्रोटीन को। सो थ्रोम्बिन एक एंजाइम है जो रक्त के थक्का बनाने और रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। यह लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक निष्क्रिय पूर्ववर्ती प्रोटीन से बनता है। यानी इसमें 2-3 कोई पॉइंट हम याद रखेंगे, वो ये है कि जो थ्रोम्बिन है एक तरीके का एंजाइम है, पहले तो आप ये याद रख लें। यदि पिगमेंट पूछ देता है या फिर कोई प्रोटीन पूछ देता है तो उस पर आप फोकस ना रहे, ये आप ध्यान रखें कि थ्रोम्बिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में, उसके ब्लीडिंग जो हो रही है उसको बंद करने में, और यह बेसिकली लीवर में प्रोथ्रोम्बिन नामक एक निष्क्रिय पूर्ववर्ती प्रोटीन बनाता है। यानी ये प्रोथ्रोम्बिन नामक एक निष्क्रिय पूर्ववर्ती प्रोटीन बनाता है। अब ये वर्क कैसे करता है इसको हम डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटेड प्लेटलेट विच हेल्प टू द फ्रॉम प्लग ऑफ द स्टॉप ब्लीडिंग। थ्रोम्बिन प्लेटलेट को सक्रिय करता है, यानी थ्रोम्बिन का जो वर्क है वो बेसिकली क्या है, प्लेटलेट्स जितने हैं उनको एक्टिव करना, जो रक्त स्राव को रोकने वाले प्लग को बनाने में मदद करते हैं। यानी जब रक्त स्राव होता है तो उसमें छोटे छोटे जो प्लग्स बनते हैं वो बेसिकली इन्हीं के माध्यम से बनते हैं। नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बिन कन्वर्ट फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन विच फॉर्म अ मेशवर्क दैट हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग। थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट करता है फाइब्रिन में, जो एक जाल बनाता है जो रक्तस्राव को रोकने में बेसिकली क्या करता है, हेल्प करता है। यानी जो थ्रोम्बिन है वो फाइब्रिनोजेनस को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है जो एक जाल बनाने का निर्माण करता है। अदर इसके क्या क्या फंक्शंस हैं, थ्रोम्बिन आपके हेमोस्टिक, जैविक और पैथोफिजियोलॉजिकल प्रक्रियाओं में भी भूमिका निभाता है। यानी जो थ्रोम्बिन है ऑल्सो प्ले अ रोल इन द नॉन होमेस्टिक बायोलॉजिकल एंड पैथोफिजियोलॉजिकल प्रोसेस, यानी इसमें भी इसकी अहम भूमिका होती है। और ये क्या करता है, थ्रोम्बिन सूजन और सूजन रोधी दोनों संकेतों को प्रेरित कर सकता है। यानी जो थ्रोम्बिन है कैन इंड्यूस बोथ फिलामेंट्री आपके या फिर एंटी फिलामेंट्री जो सिग्नल्स होते हैं उन्हें भी ये प्रेरित करता है। ऑल्सो थ्रोम्बिन सक्रिय के परिणाम स्वरूप एंडोथेलियस सेल या फिर आपका मोनोलेयर की परागम्यता बढ़ सकती है। यानी यदि इसकी जो है सक्रियता के परिणाम स्वरूप यदि अधिक मात्रा में ये जो है सक्रिय हो जा रहा है तो उससे एंडोथेलियस और मोनोथेलियस की परागम्यता बढ़ जाती है। नेक्स्ट उसमें आपका ऑप्शन गिवन था प्रोथ्रोम्बिनेज। सो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स रक्त जमावट में एक महत्वपूर्ण एंजाइम है जो प्रोटीन फैक्टर XA और आपके फैक्टर VA द्वारा बनता है, जो साथ प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने में उत्प्रेरित कार्य करता है। यानी आपका जो द थ्रोम्बो आपका इसमें प्रोथोजोम्बिक कॉम्प्लेक्स अ क्रूशियल एंजाइम इन अ ब्लड कोलेजन, यानी ब्लड को कोलेजन करने यानी उनको जमाने में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाता है। जो प्रोटीन आपका जो प्रोटीज फैक्टर XA और को फैक्टर आपके VA द्वारा बेसिकली ये बनता है। अब ये इसमें हम जानेंगे कि किन किन चीज़ों से इसका जो है निर्माण होता है। सो आपका प्रोथ्रोम्बिनेज कॉम्प्लेक्स एक प्रकार की झिल्ली होती है, मेम्ब्रान्स बॉन्ड्स होते हैं एक तरीके से, वो एक एक की पॉइंट आप याद रखेंगे। ये मेम्ब्रान्स आपके बॉन्ड्स होते हैं जो बेसिकली बने किसके होते हैं, कैल्शियम निर्भर कॉम्प्लेक्स होते हैं। किस पे क्या होते हैं, कैल्शियम डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स।
असेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, किसके लिए जरूरी होते हैं? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बेसिकली ये आवश्यक होते हैं। तो जो हम प्रोथ्रोम्बिनेज है वो एक कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है? मेम्ब्रान्स बॉन्ड का एक कॉम्प्लेक्स है जो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, कैल्शियम डिपेंडेंट कॉम्प्लेक्स एसेंशियल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग, यानी कैल्शियम निर्भीत एक कॉम्प्लेक्स होते हैं जो रक्त के थक्का को जमाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। सो इसमें बेसिकली फैक्टर एक्स ए आता है एंड फैक्टर एक्स वी ए आता है, जो सेरीन प्रोटीएज को प्रोथ्रोम्बिन में विभाजित करता है। बेसिकली इसका क्या है? जो फैक्टर एक्स ए है इसका काम ये है कि जो सेरीन है, सेरीन प्रोटीएज जो है उसको प्रोथ्रोम्बिन में बेसिकली डिवाइड करने का काम करता है, यानी विभाजित करता है। फैक्टर वीए क्या करता है? इस कॉम्प्लेक्स की प्राथमिक भूमिका निष्क्रिय आपके जाइमोजेन प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय एंजाइम प्रोथ्रोम्बिन में बेसिकली परिवर्तित करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आपका गिवन था काइमोप्रोटीसोनेजेन, जो एक पाचन एंजाइम है। कैसा एंजाइम है आपका ये? इनएक्टिवेट जो एक प्रकार का आपका डाइजेस्टिव एंजाइम है। यानी whenever we are talking about आपके काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो एक प्रकार का ये डाइजेस्टिव एंजाइम है, ये आप याद रखें। दूसरा, काइमोट्रिप्सिन एक सक्रिय पूर्ववर्ती आपके जाइमोजेन जो अग्नाशय द्वारा संश्लेषित और स्रावित होता है, जिसे छोटी आंत में ट्रिप्सिन द्वारा इसके सक्रिय रूप में बेसिकली क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है, यानी परिवर्तित हो जाता है। किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली ये परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट वन इज, इसमें काइमोट्रिप्सिन जो होते हैं एक एकल पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है जिसमें 245 आपके अमीनो एसिड के अवशेष होते हैं, यानी टोटल इसमें 245 अमीनो आपके जो है रेसिड्यूज होते हैं। फंक्शन क्या है इसका? It's a key player in protein digestion, breaking down protein into a smaller peptides, यानी यह प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, प्रोटीन के छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है, यानी जो प्रोटीन है उसको छोटे पेप्टाइड में तोड़ता है। एक्टिवेशन की बात करें तो काइमोट्रिप्सिन तब तक निष्क्रिय रहता है, यानी तब तक वो जो है इनएक्टिव रहता है जब तक कि एक ट्रिप्सिन द्वारा काइमोट्रिप्सिन में परिवर्तन नहीं हो जाता है। तो दो चीज़ याद रखें, जब तक ट्रिप्सिन द्वारा काइमोट्रिप्सिन में उसे कन्वर्ट नहीं किया जाता है तब तक वो निष्क्रिय रहता है, यानी इनएक्टिव रहता है, यानी एक्टिव फॉर्म में वो नहीं रहता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो स्थानों पे प्रोटियोलाइटिक दरार होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हाई सल्फाइड बंधों द्वारा एक साथ बंधित 3 श्रृंखलाओं का बेसिकली निर्माण होता है। नेक्स्ट ऑप्शन इज थ्रोम्बोप्लास्टिन, जिसे ऊतक के कारण के रूप में भी जाना जाता है। ये बेसिकली रक्त जमाव में शामिल एक महत्वपूर्ण प्रोटीन है जो थ्रोम्बिन उत्पादन और फाइब्रिन जमाव की प्रक्रिया को शुरू करता है, जिसके अंततः रक्त में थक्का बन जाता है। यानी जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, also known as tissue factor, it is a crucial protein involved in the blood collagen initiative आपके जो है that lead thrombin generations of the fibrin deposits आपके ultimately forming a blood clot, यानी इसमें बेसिकली ये भूमिका निभाता है, यानी ब्लड के क्लॉटिंग में ये भी आपका भूमिका निभाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिक, एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है जो क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की सतह पर पाया जाता है। विशेष रूप से इसमें सब एंडोथेलियल्स ऊतक और आपके ल्यूकोसाइट्स में होता है। अब रोल इन ब्लड क्लॉटिंग का क्या क्या बेसिकली रोल है? सो यह रक्त जमाव में प्राथमिक इन आपके जो है कोलेजन के रूप में जो है इन्हें परिवर्तित करता है। दूसरा है यह कारक जो होता है बंध के जमावट प्रवृत्ति आरंभ करने और उसमें जो एक्स फैक्टर है उसे सक्रिय करता है। साथ ही साथ इसमें जो थ्रोम्बिन और
इसमें जो प्रोथ्रोम्बिन है उसे थ्रोम्बिन में परिवर्तित करने का काम करता है और फाइब्रिनोजेनस को फाइब्रिन में परिवर्तित करने का काम करता है। तो इसमें जो की पॉइंट्स है उसी पे मैं आपको फोकस कर रही हूँ। तो ये बेसिकली जो प्रोथ्रोम्बिन है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, आपके जो फाइब्रिनोजेनस है उसको फाइब्रिन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये बेसिकली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? ब्लड के क्लॉटिंग के लिए, ब्लड के कोलेजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ मूविंग ऑन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संगठन फेगोसाइटोसिस द्वारा रोग जनकों से शरीर को सुरक्षित करता है? ऑप्शन गिवन है आपके, रेड ब्लड, आपके कणिकाएं हो गई, या फिर व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, प्लेटलेट्स हो गए, या प्लाज्मा हो गई। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द RBC। इसमें जितने ऑप्शन गिवन है RBC, आपके श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, इन सभी को डिटेल में हम कवर करेंगे यहाँ पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट रेड ब्लड सेल्स। तो हम जानेंगे रेड ब्लड सेल्स बेसिकली क्या है। सो रेड ब्लड सेल्स ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, यानी इसे हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स responsible for carrying oxygen from the lungs to the body tissues and transporting carbon dioxide back to lungs। लाल रक्त कोशिकाएं, जिन्हें एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है, रक्त कोशिकाओं के सबसे सामान्य प्रकार है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के ऊतकों तक ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होती हैं, यानी उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कौन? रेड ब्लड सेल। यानी जो रेड ब्लड सेल होता है, यानी जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं, उन्हें हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। की पॉइंट्स नोट करते चलिएगा, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ये जो रक्त कोशिकाएं होती हैं ये बेसिकली फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों, शरीर के जितने ऊतक हैं वहां तक ले जाती हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को ले आती हैं और फेफड़ों तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। नाउ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ऑल्सो कॉल्ड आपके ल्यूकोसाइट्स, यानी जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसे हम ल्यूकोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। are a crucial part of the immune system, defending the body against infections and diseases by identifying and destroying harmful substance। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं जिन्हें हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, वो बेसिकली प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सो व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट वाइट ब्लड सेल्स, तो दो चीज याद रखें कि इन्हें हम ल्यूकोसाइट्स कहते हैं और साथ ही साथ ये इम्यून सिस्टम के लिए और जो बॉडी के अगेंस्ट जितने भी इन्फेक्शंस हैं या डिजीज़ हैं उन सभी के फाइट के लिए हमेशा तैयार रहती हैं, यानी उनसे वो प्रोटेक्ट करती हैं बॉडी को, जितने डिजीज़ हैं, इन्फेक्शंस हैं, इसके लिए। या फिर कोई ऐसा हार्मफुल सब्सटेंस है जो बॉडी को नुकसान या डिस्ट्रॉय करने का प्रयास कर रहा है, तो उन सभी से फाइटिंग करने के लिए तैयार रहती हैं। जो हानिकारक पदार्थ कि उन्हें नष्ट करने, संक्रमणों और बीमारियों से शरीर की बेसिकली रक्षा करती है। यानी RBC, जो हमारी RBC है वो ब्लड को कैरी करता है और ऑक्सीजन को पूरे जितने टिश्यूज़ हैं वहाँ तक ले जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लंग को देता है एंड देन वहाँ से जो है उसकी क्रिया समाप्त हो जाती है। जो आपके वाइट ब्लड सेल्स हैं उनका काम बेसिकली होता है कि जितने भी हार्मफुल सब्सटेंस है उनसे बॉडी को सुरक्षित रखना, बॉडी को डिस्ट्रॉय नहीं होने देना, इम्यून सिस्टम को बूस्ट रखना और जितने भी इन्फेक्शन, आपके जितने डिजीज़ हैं उन सभी से बॉडी को जो है प्रोटेक्ट करके रखना। White blood cells are the types of blood cells produced in the bone marrow and found in the blood of lipid tissues। श्वेत रक्त कोशिकाएं एक प्रकार की रक्त कोशिकाएं हैं जो अस्थि मज्जा से बनती हैं, रक्त और लसिका ऊतक में पाई जाती है। यानी जो ये रक्त और लसिका ऊतक में बेसिकली पाई जाती है और इसका जो
बनती कहाँ पे है ये बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा में बनती है। कहाँ पे? बोन मैरो में बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स का बेसिकली निर्माण होता है। फंक्शन क्या क्या है इसका? दे प्ले अ वाइटर रोल ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए, हेल्पिंग अ बॉडी फाइट ऑफ इन्फेक्शंस, जो बॉडी इन्फेक्शन से लड़ सके, इन्फ्लामेशन से हो सके, इवन सम टाइप्स ऑफ कैंसर यानी किसी प्रकार का जो है कैंसर की छोटी चीज़ें हैं उनमें भी ये लड़ने में, उन्हें भी जो है बॉडी को प्रोटेक्ट करने में अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। सो टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, कुछ में मैंने कुछ टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स मेंशन किए हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इच विद अ स्पेसिफिक रोल इन अ इम्यून रिस्पॉन्स, जिसमें आपका पहले आ जाता है ग्रैन्यूसोलाइट्स, यानी इसमें पहले नंबर पे आपका आपके जो है ग्रैन्यूसोलाइट्स आ जाता है, और दूसरा आता है आपके लिम्फोफाइट्स। जो ये आपका ग्रैन्यूसोलाइट्स होता है, इसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आपके इओसिनोफिल्स होते हैं एंड द बेसोफिल्स होते हैं। एंड आपका जो सिम्फोसाइट्स होता है, इसमें टी कोशिकाएं और बी कोशिकाएं यानी टी सेल्स एंड बी सेल्स बेसिकली इसमें होते हैं। इतना डिटेल नहीं पूछता है, टी सेल एंड बी सेल से डिटेल नहीं पूछता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे डिटेल मेंशन नहीं किया है। हाउ दे वर्क? वाइट ब्लड सेल्स कैन डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरियाज एंड आपके जितने वायरस हैं, आप क्रिएट एंटीबॉडीज एंड फाइट अगेंस्ट पैथोजन एंड सीक्रेट्स केमिकल हैव देन कंट्रोल द बॉडी इम्यून प्रोग्रेस रिस्पॉन्स। श्वेत रक्त कोशिकाएं हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को नष्ट करती हैं, रोगाणुओं से लड़ने एवं एंटीबॉडीज बनाती हैं, जिसमें एंटीबॉडीज बनाती हैं किस लिए? सो दैट जितने भी बाहर से जो बॉडी के आक्रमण करने वाले जितने आपके डिजीज हैं उन सभी से बॉडी खुद को प्रोटेक्ट कर पाए, ऐसे रसायन स्रावित करती है जो शरीर के प्रतिरक्षा में हेल्प करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स काउंट कितने होते हैं? यानी वाइट ब्लड सेल्स काउंट ऑफन पार्ट ऑफ द कंप्लीट ब्लड सेल्स यानी CBC, जो बेसिकली टेस्ट करना बोलते हैं ना, आपके अंदर यदि RBC कम है तो बोलते हैं कि आप जो है एक CBC करा लें, उसमें आपके जो है वाइट ब्लड सेल्स पता चल जाएंगे, या प्लेटलेट्स आपके बॉडी में कितना है वो CBC के दौरान पता चल जाता है। कैन हेल्प डॉक्टर डिटेक्ट इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशंस, एलर्जी, सर्टन टाइप्स ऑफ कैंसर, इन सभी के द्वारा इसे पता किया जा सकता है। नॉर्मल रेंज क्या है? सामान्य श्वेत रक्त कोशिकाएं गणना सीमा आमतौर पे जो है 4000 से 11000 माइक्रोलीटर के बीच में होती हैं। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया आपको कि जो RBCs होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं? O2 को कैरी करती हैं और CO2 को बेसिकली लंग्स में ला करके उन्हें जो है छोड़ देती हैं। प्लेटलेट का बेसिकली काम क्या है? जो ब्लड की क्लॉटिंग में, यानी जितने प्लेटलेट्स होते हैं उन्हें ब्लड की क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स क्या करता है? सारी जितने भी फाइट करता है अगेंस्ट जितने इन्फेक्शंस है उससे बेसिकली फाइट करने का काम करता है। नेक्स्ट वहाँ पे गिवन था आपका प्लेटलेट्स। सो नाउ मूविंग ऑन, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेटलेट्स क्या है। सो प्लेटलेट ऑल्सो नोन एज अ थ्रोम्बोसाइट्स। सो प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। आर टाइनी सेल्स फिलामेंट्स इन योर ब्लड दैट help with the blood clotting to stop bleeding when your injuries, they are produced in the bone marrow and circulate in the blood. प्लेटलेट, जिन्हें थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, आपके रक्त में मौजूद छोटे कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं जो चोट लगने पे खून के थक्के बनते हैं और अस्थि में बनते हैं, जो रक्त में बेसिकली घूमते रहते हैं। व्हाट आर प्लेटलेट्स, जिसमें हम बात करेंगे टाइनी सेल आपके जो है फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं। तो छोटी कोशिकाएं, इन्हें हिंदी में छोटी कोशिकाएं के टुकड़े कहते हैं। प्लेटलेट्स पूरी कोशिकाएं नहीं होते, यानी जो प्लेटलेट्स होते हैं वो पूरी तरीके से एक होलसेल नहीं होते हैं, यानी पूरी तरीके से होलसेल नहीं होते हैं, ये नोट कर लें। बल्कि मेगाकैरियोसाइट्स नामक बड़ी कोशिका के छोटे डिस्क के आकार के टुकड़े होते हैं जो बेसिकली बोन मैरो में पाए जाते हैं। तो 2-3 पॉइंट यहाँ से आप नोट डाउन कर लें। फंक्शन क्या है इसके? देयर आर प्राइमरी रोल इन द हेल्प स्टॉप ब्लीडिंग, इनका प्राइमरी काम ही है ब्लीडिंग को स्टॉप करना। फॉर्मिंग क्लॉट को फॉर्मिंग करना यानी क्लॉटिंग बनाना।
व्हेन अ ब्लड वेसल्स आर इज अ डैमेज, जब मेन वेसल्स जो हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, यदि वो डैमेज हो गए हैं तो उस समय इनका बेसिकली जो प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम ये करता है, स्टॉप करते हैं ब्लडिंग को, फॉर्म करते हैं जो भी क्लॉट्स हैं, प्रोडक्शंस। प्लेटलेट्स का निर्माण अस्थि मज्जा में अन्य कोशिकाओं जैसे आरबीसीज और आपके जो है रेड ब्लड सेल्स एंड जो आपके हैं डब्ल्यूबीसी, इनके साथ होता है। यानी प्लेटलेट्स का बेसिकली निर्माण कहाँ होता है? बोन मैरो में होता है। और ये किनके साथ मिलके ये होते हैं? आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के साथ। नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट आपका 1,50,000 से लेकर के, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में होने चाहिए 1,50,000 से लेकर के 4,50,000 प्लेटलेट पर माइक्रोलीटर ऑफ द ब्लड होने चाहिए नॉर्मल बॉडी में। डिसऑर्डर क्या क्या हो सकते हैं इससे? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, इससे बेसिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया एंड देन थ्रोम्बोसाइटोसिस, दो बेसिकली डिसऑर्डर्स इससे होते हैं। तो जो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है यह एक स्थिति है जिसमें प्लेटलेट्स बहुत कम होते हैं, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होता है। तो एज वी ऑल नो, यदि प्लेटलेट्स कम होंगे तो ब्लड का क्लॉटिंग नहीं बनेगा, क्लॉटिंग नहीं बनेगा तो ब्लड जो है बॉडी से निकलता रहेगा। और तो इस डिजीज को, इस डिसऑर्डर को बेसिकली हम थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। तो आप थ्रोम्बोसाइटो तो दोनों में है, लेकिन आप पेनिया से अलग कर सकते हैं, यानी पेनिया विच मीन्स इसमें जो है जो प्लेटलेट्स हैं वो बहुत कम मात्रा में है, जिससे रक्त का स्त्राव जो है रुक नहीं पा रहा है। नेक्स्ट वन इज थ्रोम्बोसाइटोसिस। ये एक कंडीशन वेयर देयर आर टू मेनी प्लेटलेट विच कैन इंक्रीज एंड रिस्क द ब्लड क्लॉट। ये एक स्थिति है जिसमें प्लेटलेट बहुत अधिक होते हैं, जिससे रक्त के थक्के बनने का खतरा बढ़ सकता है। यानी इसमें प्लेटलेट्स बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, जिससे रक्त का जो है रिस्क हो जाती है ब्लड के क्लॉटिंग में। नाउ नेक्स्ट वहां पे गिवन था प्लाज्मा। इट इज द लिक्विड पार्ट ऑफ योर ब्लड। ये ब्लड में लिक्विड पार्ट में बेसिकली होता है, मेकिंग अप अबाउट 55% ऑफ इट्स वॉल्यूम and serve as the transport mediums for blood cells, nutrients, waste products and the other vital substance throughout the body। यह आपके रक्त का तरल भाग है, जो इसकी मात्रा बेसिकली 55 हिस्सा बनता है। पूरे शरीर में रक्त कोशिकाओं, पोषक तत्वों, अपशिष्ट उत्पादों, महत्वपूर्ण भूमिका परिवहन के माध्यम से ये बेसिकली कार्य करता है। कंपोजिशंस के बारे में हम इसे देखेंगे। प्लाज्मा प्राइमरी कंपोज्ड वाटर, जो इसमें होता है अबाउट 92% ऑफ वाटर होता है प्लाज्मा में। सॉलिड में आपके रिमेन 8% जो है कंसिस्ट ऑफ सॉलिड्स होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो इसमें एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूमिन जो एंटीबॉडीज बनाते हैं प्रोटीन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूमिन ये बेसिकली होते हैं। एंड आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स कुछ होते हैं। नाउ वी आर मूविंग ऑन एंड टॉकिंग अबाउट आपके जो फंक्शन क्या है। तो ट्रांसपोर्ट, जिसमें प्लाज्मा रक्त कोशिकाओं जो आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है को पूरे शरीर में ले जाता है। यानी प्लाज्मा कैरीड ब्लड सेल्स, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स थ्रू आउट द बॉडी। यानी पूरे बॉडी में जो है प्लाज्मा आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी के पूरे शरीर में ले जाने का काम करता है। न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट ट्रांसपोर्ट, पोषक तत्व और अपशिष्ट परिवहन। यह पोषक तत्वों की कोशिकाओं तक पहुंचाता है और जो अपशिष्ट उत्पाद हैं उनको घटाने का काम करता है। यानी जितने भी वेस्ट ट्रांसपोर्टेशंस है वो भी करता है, लेकिन वेस्ट जो पदार्थ हैं उन्हें डिक्रीज करता है और जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उन्हें इंक्रीज करता है ऑल टिश्यूज में, पूरी होल बॉडी टिश्यूज में। इम्यून फंक्शन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, जिन्हें हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, संक्रामक रोगों से लड़ने में जो है उसकी मदद करता है। मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, यानी फ्लूइड के बैलेंस को मेंटेन करता है। प्लाज्मा प्रोटीन विशेष रूप से एल्ब्यूमिन रक्त वाहिकाओं और आसमिटिक दबाव बनाए रखने में मदद करता है, जो ऊतकों में द्रव्य के रिसाव को बेसिकली रोकता है। ब्लड क्लॉटिंग में ये आपका अहम भूमिका निभाता है। प्लाज्मा कंटेंट क्लॉटिंग फैक्टर दैट आर एसेंशियल फॉर द स्टॉपिंग ब्लड, यानी बेसिकली ब्लड के
क्लॉटिंग में अहम भूमिका निभाता है। पीएच को बैलेंस करता है। प्लाज्मा हेल्प मेंटेन द बॉडी पीएच बैलेंस विच इज क्रूशियल फॉर द सेल फंक्शन। जो महत्वपूर्ण होती हैं, जितने भी सेल हैं उनको प्रॉपर वर्क करने के लिए पीएच को बैलेंस करता है, सो दैट जितने भी सेल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें था आपका जो है आरबीसी की जो जीवन अवधि कितनी होती है, यानी जो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी ब्लड सेल्स कितना है, 100 डेज टू 120, 80 एंड 140। सो सभी को पता होगा कि ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस है एक तरीके से आपका। तो ये इसमें जो आपके आरबीसीज होती हैं वो आपके 120 डेज की आरबीसीज होती हैं। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका गिवन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन ओव्यूलेशंस में उत्तेजित करता है। ऑप्शन गिवन है आपके ल्यूटियोनाइनजिस हार्मोन्स, प्रोलैक्टिन को मैंने बहुत ही डिटेल में बताया है तो आज के सेशन में मैं नहीं बताऊंगी। थायराइड उत्तेजक हार्मोन्स को भी मैंने डिटेल में बताया है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को भी मैंने डिटेल में बताया है। तो आज इस क्वेश्चन का केवल हम करेंगे आंसर। सो 44 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर करेक्ट होगा दैट इज द प्रोलैक्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मानव शरीर में पैराथॉर्मोन की क्रिया बेसिकली क्या है। एक्शन ऑफ पैराथॉर्मोन इन द ह्यूमन बॉडी, क्या करता है ये, रक्त में सोडियम का स्तर को घटाता है यानी डिक्रीज करता है ब्लड सोडियम लेवल को, इंक्रीज करता है ब्लड सोडियम लेवल को, डिक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को, या फिर इंक्रीज करता है ब्लड कैल्शियम लेवल को। सो ये बेसिकली जो इसका रोल होता है वो ये है कि जो ब्लड में सोडियम है उसके स्तर को बेसिकली क्या करता है, इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज ब्लड सोडियम लेवल, यानी रक्त में सोडियम के स्तर को बेसिकली बढ़ाने का कार्य करता है। नेक्स्ट वन इज, मस्तिष्क मेरु द्रव्य प्रदान करता है, क्या, यांत्रिक सुरक्षा, प्रतिरक्षण, रासायनिक संरक्षण या पोषण तत्वों का परिसंचरण। यानी जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो प्रोवाइड करता है वो बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द केमिकल प्रोटेक्शन। जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल है वो बेसिकली केमिकल प्रोटेक्शन में प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक न्यूरॉन का हिस्सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, अ सेल बॉडी, या फिर आपके डेट्राइट्स, एक्सॉन, ग्लाइकोसाइड फाइबर्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द ग्लाइकोसाइड फाइबर्स, यानी आपके ग्लाइकोसाइटिक्स जितने फाइबर हैं वो न्यूरॉन के हिस्से में नहीं आते। इसके अलावा जितने हैं आपके ये आपका एक कोशिकीय पिंड या फिर डेट्रोसाइट, एक्सॉन, ये सब आपके न्यूरॉन का हिस्सा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पानी में अधिकतर पुनः अवशेषों नेफ्रॉन के निम्नलिखित में से किसका भाग होता है। ऑप्शन गिवन है इसमें, समीपस्थ घुमावदार नलिका, हेनले लूप यानी लूप ऑफ हेन, या फिर दूरस्थ घुमावदार नलिका, या फिर संग्रहण नलिका। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द प्रोक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब आपका हो जाएगा इसमें, यानी समीपस्थ घुमावदार जो नलिका होती है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या ग्लोमेरुल निस्पंदन दर द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है, तो मेक श्योर कर लें एग्जामिनेशन में नहीं और एस का ध्यान रखें, यानी यदि डज नॉट दिया है या फिर नॉट दिया है तो इसका बहुत ही ध्यान दें कि क्या बेसिकली ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन गिवन है आपका JFR यानी रीनल ऑटो आपके रेगुलेशंस, या फिर रीनल रेगुलेशंस ऑफ GFR, या फिर हार्मोनल रेगुलेशंस ऑफ GFR, केमिकल रेगुलेशंस ऑफ आपके आयंस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आपके रीनल रेगुलेशंस ऑफ GFR। नेफ्रॉन का कौन सा भाग पानी और पोषण तत्वों के पुनः अवशोषण में भाग नहीं लेता है, यानी जब उसे पुनः ऑब्जर्वेशन करना होता है तो नेफ्रॉन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ऑप्शन गिवन है आपके बोमेंस कैप्सूल्स,
समीपद घुमाव जो प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड आपके जो ट्यूब हैं, या फिर आपके हेनले लूप्स हैं, दूरस्थ घुमावदार जो नलिका है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द हेनले लूप। बेसिकली ये दोबारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, जो ऑब्जर्वेशंस होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का एक अणु कितने O2 के अणु के साथ बेसिकली बंध बनाने में सक्षम होता है? 1, 2, 3 एंड 4। सो एज वी ऑल नो कि सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, तो ये बेसिकली टोटल 3 बनाता है, यानी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन रेगुलेट वर्क? आपका इसमें आ जाएगा कि रीऑब्जर्वेशंस इन अ नेफ्रॉन, यानी उन्हें जो पुनः अवशोषित करने को नियंत्रित करता है। ऑप्शन गिवन है आपका एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, या फिर पैराथायराइड हार्मोन्स, थायरोक्सिन, या फिर TSH मैं आपको समझा दूंगी, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। इसके अलावा ये सारे जितने ऑप्शन गिवन है आपके, मैंने ऑलरेडी इससे पहले जो वीडियोस बनाया है उसमें कवर करा दिया है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन सा एक आमाशय का कार्य नहीं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ स्टमक? गैस्ट्रिक रस का स्ट्रॉ, यानी secretions of gastric juice, secretions of gastric into the blood, mixing saliva food and gastric juice, digestions of the sucrose। सो इसमें बेसिकली ये पूछा है नहीं, नॉट। ध्यान रखें, अक्सर आप देखेंगे नॉट पूछता है, हम जो है पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस को लेते हुए चले जाते हैं एंड देन नॉट ध्यान नहीं देते हैं। तो इसमें कोई ऑप्शन है जिसका बेसिकली स्टमक द्वारा फंक्शन किया जाता है, इसमें से कोई एक है जिसका कार्य नहीं है, तो वो ये है आपका कि जो लार व भोजन को गैस्ट्रिक रस को मिलाने का बेसिकली आमाशय का कार्य नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका आ जाएगा, सॉरी ये कुछ मिस्टेक हो गया है। हाँ, ये तो होता है, यानी जो आप जब भी फूड को इनहेल करते हैं तो वो स्लाइवा से होते हुए एंड देन आपका अंदर जाता है। इसमें जो काम नहीं होता वो रक्त में गैस्ट्रिक का स्त्राव करना, ये बेसिकली वर्क इसमें आपका नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आपका जो है पैनक्रियास्टिक जूस, यानी अग्नाशी रस का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन गिवन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, काइमोटिप्सिन एंड लैक्टोज। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द लाइपेज। लाइपेज बेसिकली इसका हिस्सा नहीं होता है, अग्नाशय से नहीं निकलता है, यानी जो अग्नाशय से निकलता है वो ट्रिप्सिन निकलता है, काइमोट्रिप्सिन निकलता है एंड लैक्टेज निकलता है, जो बेसिकली दूध को पे वर्क करता है, यानी जो मिल्क होता है उस पे वर्क करता है। लाइपेज आपका नहीं निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से कौन बड़े वसा में ग्लोब्यूल्स के पाइसीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी लिपिड ग्लोब्यूल्स की बात बेसिकली कर रहा है। ऑप्शन गिवन है आपके गैस्ट्रिक जूस, बाइल सॉल्ट्स हो गए, बाइल पिगमेंट्स हो गए, या 2 और 3, विच मीन्स ये और ये दोनों को ही यहाँ पे इसने मर्ज कर दिया है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द बाइल पिगमेंट, यानी बाइल पिगमेंट बेसिकली जो है इसमें जो उसके ग्लोब्यूल्स के पाइसीकरण में बेसिकली भूमिका निभाता है, और बाइल सॉल्ट, गैस्ट्रिक जूस, इन दोनों का परफॉर्मेंस नहीं होता है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस कोशिकाओं में सोडियम का वाह्य कोशिका द्रव्य में तथा पोटेशियम का वाह्य कोशिका द्रव्य में कोशिका के भीतर स्थानांतरण किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है? प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल डिफ्यूजन्स, या फिर आपके परासरण यानी ऑस्मोसिस, या फिर ट्रांससाइटोसिस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द प्राइमरी एक्शन ट्रांसपोर्ट के कारण ये होता है। निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली हृदय की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है? ऑप्शन गिवन है आपके एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम बेसिकली उसके प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो एपिकार्डियम, एंडोकार्डियम सबसे बाहर वाला पार्ट है, मायोकार्डियम आपका पार्ट जो होता है उसको प्रोटेक्शन करने के लिए होता है, इंटर पार्ट होता है वो। नेक्स्ट वन इज यूकेरियोटिक कोशिका में यूकेरियोटिक कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका अवयव शामिल है? लाइसोसोम्स,
राइबोसोम्स, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया। सो इसमें बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपका आ जाता है लाइजोसोम्स, यानी जो हमारा लाइजोसोम्स है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी राइबोसोम्स या फिर आपके सेल मेम्ब्रान्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया ये रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें गिवन है, प्लाज्मा के समान परासरण वाले घोल को बेसिकली क्या कहते हैं? हाइपरनोटिक, हाइपरनोटिक या फिर हाइपो या फिर आइसो या फिर एक्टिवोनोटिक। सो बेसिकली जो प्लाज्मा के समान जो उसके जो है परासरण है उसके घोल को बेसिकली हम कहते हैं, इसमें आपका आ जाएगा आइसोटोनिक, यानी उसके घोल को बेसिकली हम आइसोटोनिक कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ एंटी, आपके जो है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन्स के बेसिकली इसमें नहीं आता है। यह हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, यह पानी को पुनः अवशोषित की मात्रा को नियंत्रित करता है, यह पश्चवर्ती पिट्यूटरी में संग्रहित होता है, या फिर सब जो है मेंटेन करता है बॉडी के टेम्परेचर को। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो ये बेसिकली काम नहीं करता है वो हाइपोथैलेमस द्वारा निर्मित होता है, ये ऑप्शन गलत है। ये दोनों आपके ऑप्शन तीनों जो है ये बेसिकली कार्य करता है, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द फर्स्ट नंबर ऑप्शन आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विज्ञान की वह शाखा जो रक्त बनाने वाले ऊतकों और उसके विकारों से संबंधित कहलाती है, क्या है? आपके हेमोपोसिस या फिर हृदय प्रणाली तंत्र, आपके प्लाज्मोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। सो जो विज्ञान की वह शाखा जो रक्त बनाने व रक्त में जो ऊतक हैं उनके जितने भी विकार हैं या फिर जितने टिश्यूज़ के जितने डिसऑर्डर हैं उनसे संबंधित रखती है, वो हमारी कहलाती है आपका हिपोसिस, यानी आपके हेमोपोसिस कहलाती है। निम्नलिखित में से कौन सा रक्त परिसंचरण का बेसिकली वर्क नहीं है, यानी फंक्शंस ऑफ द ब्लड सर्कुलेशंस क्या नहीं है, यानी फंक्शन ऑफ ब्लड सर्कुलेशन का फंक्शन नहीं है। सप्लाई न्यूट्रिएंट टू द टिश्यूज ऑफ वेरियस ऑर्गन, रिमूव वेस्टेड प्रोडक्ट टिश्यूज मेटाबॉलिज्म, डिलीवर एंटीबॉडीज ऑफ द अफेक्टेड एरिया ऑफ द बॉडी, या फिर सिंथेसिस ऑफ द विटामिन D3। तो यहाँ पे पूछा है नॉट, ध्यान रखिएगा नहीं पूछा है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द विटामिन D का संश्लेषण नहीं करता है, यानी इसके अलावा जितने भी इसमें ऑप्शन गिवन है आपके वो सारे करेक्ट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है, यानी केवल ऑक्सीजन युक्त ही रक्त उसे मिलता है? ऑप्शन गिवन है आपके स्पिन या फिर किडनी, लिवर या फिर लंग्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द आपके स्पिन, आपके जो है तिल्ली आपकी इसमें ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। निम्नलिखित में से किस रक्तवाहिका में 3 परतें आपके ट्यूडिनिका नहीं है? महाधमनी, धमनिका, कैपिलरी या फिर आपके जो है पल्मोनरी आपकी वेन्स होती हैं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द धमनिया, यानी जितने भी हमारे आर्टरी सोल्स हैं ये हमारे इसमें इन्हें जो है इसमें ट्यूडिनिक में नहीं आते हैं। एस्पेरिजल्स फ्लेवर्स पनप सकता है किसमें? दलहन में, मूंगफली, मक्का या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द ग्राउंड नट्स में ये बेसिकली फ्लेवर ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसे खाने के कारण बॉटुलिज्म हो सकता है, यानी एक प्रकार का जो है इन्फेक्शंस होता है, क्या है? रॉ कैबेज आपके या फिर कैंड मीट, हनी, रॉ एग। तो सभी को पता होगा कि बॉटुलिज्म एक ही चीज़ से होता है, यानी आपने कोई डिब्बा बंद मांस खाया हो, भोज्य पदार्थ, मिल्क प्रोडक्शन कोई लिया हो, प्रोटीन, किसी भी प्रकार का प्रोटीन यदि डिब्बे में बंद होकर के आ रहा है वैसे उसका कंजप्शन आपने किया है, तो ये आपका बेसिकली वही होता है। किस दिए गए पीएच निम्नलिखित में से उच्च एक बैक्टीरियोस्टिक प्रभाव का होगा? मेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड या फिर आपकी एसिटिक एसिड। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मेलिक एसिड आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ये सारे आपके इफेक्ट नहीं करते हैं उसके लिए।
50 सेकेंड के लिए 70.1 डिग्री सेल्सियस में, ये आपका पॉस्चराइजेशन मैंने बहुत ही डिटेल में बताया। आपकी हाई टेम्परेचर पे जो आपका पॉस्चराइजेशन होता है, शॉर्ट टेम्परेचर और पॉस्चराइजेशन होता है, इससे प्रीवियसली में मैंने जो सेशन लिए हैं उसमें मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, तो आप वहाँ से इसे कवर कर लें। सो पॉस्चुरीकरण का समय तापमान संयोजक किस सूक्ष्म जीव के कारण आधार पे चुना जाता है? ऑप्शन गिवन है आपके, कॉक्सिएला आपके बर्निटी, या फिर बॉटुलिस, या फिर सबटिलिस, या फिर कोलाई। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सबटिलिस, यानी जो बी सबटिलिस है इसके द्वारा बेसिकली इसका जो है चुनाव किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव ब्रेड के खराब होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? बैक्टीरिया, ईस्ट, मोल्ड, या फिर प्रोटोजोआ। सो जो ब्रेड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो हमारा हो जाता है प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, प्रोटीन में आवयविक घटक तथा दुर्गंध युक्त पदार्थ का उत्पादन क्या कहलाता है? कि उसके अंदर जो है खट्टा होना, प्रोटीन का अपघटन होना, या फिर आपके प्यूरिटिफिकेशन होना, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जब ऐसा होता है तो यही माना जाता है कि जो है प्रोटियोलिसिस हो गया, यानी प्रोटीन का अपघटन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, जीवाणु की वृद्धि के लिए आंतरिक कारण क्या हो सकता है? पीएच, मॉइस्चर, ऑक्सीकरण रिडक्शंस जो पोटेंशियल्स है, या फिर ऑल ऑफ द एबल। सो जीवाणु की वृद्धि के लिए जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो आपका आ जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पोटेंशियल। ताप द्वारा निम्नलिखित में से किस पोषक तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों में परिवर्तन करने के लिए सूक्ष्म जीवों को नाश किया जाता है? कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन एंड लिपिड्स। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द प्रोटीन। नेक्स्ट वन इज हैकअप। तो मैंने हैकअप को तो सभी बच्चों को ऑलमोस्ट पता ही होगा, हैकअप से रिलेटेड। तो ये होता है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। कहाँ है हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट? सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेकेंड नंबर, हजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। जीवाणु वृद्धि चक्र में किसके चरण के दौरान सूक्ष्म जीव के बढ़ने और अधिकतम दर में विभाजित होता है? चाहे लेग फेज, लॉग फेज, या फिर स्थिर फेज, या फिर मृत्युचर्य यानी डेथ फेज। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द लॉग फेज। निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के उच्च विटामिन सामग्री है? जीवाणु, खमीर, शैवाल यानी बैक्टीरिया, ईस्ट, एल्गीज, या फिर प्रोटोजोआ। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एल्गीज। सो आपने देखा होगा बहुत सारे एल्गीज पे भी काम चल रहा है, जो क्योंकि उनमें हाई मात्रा में जो है प्रोटीन देखने के लिए मिलता है। ऐसे ऐसे कई सारी एल्गीज हैं। सूक्ष्म जीव जो अत्यधिक कम तापमान पर वृद्धि कर सकते हैं, यानी यदि कम तापमान है फिर भी वो बढ़ सकते हैं। थर्मोफिलिक होते हैं, साइक्रोफिलिक होते हैं, मेसोफिलिक होते हैं, या फिर हेमोफिलिक होते हैं। सो ऐसे जो होते हैं इन्हें हम थर्मोफिलिक करते हैं, क्योंकि ये जो तापमान है कम भी है फिर भी उसे जो है आगे बढ़ सकते हैं, यानी वो अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सूक्ष्म जीव अधिक शर्करा युक्त खाद्य पदार्थ में पाए जाते हैं? कौन से ऐसे हैं? लुकोनॉनस्टॉक, इकोलाई, या फिर आपके बोट्राइटिस, या फिर अल्टरनेरिया। सो ये आपके जो होते हैं ये हमारे हो जाते हैं इकोलाई। निम्नलिखित में से किस भोज्य पदार्थ में क्यूरिंग के परीक्षण का उपयोग किया जाता है? यानी उसमें क्यूरिंग प्रिजर्वेशन जो है किया जाता है, यानी क्यूरिंग इज अ यूज इन प्रिजर्वेशन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग फूड। कौन सा ऐसा फूड है जिसमें क्यूरिंग प्रोसेस किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए? सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क एंड मीट। तो आप सभी को पता होगा कि जब भी क्यूरिंग प्रोसेस किया जाता है प्रिजर्वेशन के लिए तो वो हमारा आ जाता है पल्सेस। इसमें शायद जो क्यूरिंग प्रोसेस है ये प्रिजर्वेशन के लिए इसमें पल्सेस नहीं होगा, इसमें क्यूरिंग प्रोसेस बेसिकली मीट में की जाती है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जाएगा मांस यानी मीट। दूध में जो आपके जो है पास्चुरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम को निगरानी के रूप में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन गिवन है आपके, प्रोटीनेज, लाइपेज, या फिर अल्कलाइन फॉस्फेज, या फिर ग्लूकोफॉस्फेज। सो इस जो बेसिकली ये किया जाता है वो प्रोटीनेज पे किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोबायोटिक जीवाणु है? यानी प्रोबायोटिक है, एक तो प्रीबायोटिक होता है दूसरा प्रोबायोटिक होता है। तो प्रीबायोटिक एंड प्रोबायोटिक जितने गट जो हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं प्रोबायोटिक,
वो कौन कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस केसियुआ, ई कोलाई, स्यूडोमोनास, तो ये बेसिकली आपका नहीं होगा। स्टेफिलोकोकस ये भी नहीं होगा, क्योंकि इसको खाने से तो बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती हैं, आपके पेचिस जैसे प्रॉब्लम होने लगती है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज़ द लैक्टोबैसिलस केसियुआ। क्यों? क्योंकि आप जो कर्ड खाते हैं, यानी जो आप दही लेते हैं, उसमें ये जो जीवाणु होता है, जिनको हम लाइव इसे जो है कंज्यूम करते हैं, और ये हमारे गट आपके जो है गट के लिए बहुत अच्छा होता है, हेल्थ के लिए अच्छा होता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम इनहेल करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन खराब होने के कारण नहीं होता है? क्या नहीं होता है? सूक्ष्मजीवों की वृद्धि नहीं होती, या फिर उसमें इंसेक्ट्स नहीं आते, एंजाइम का जो है सक्रिय नहीं होता, यानी एक्शंस ऑफ एंजाइम या विकिरण। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द विकिरण, यानी इरेडिएशंस। TDT का अर्थ क्या है? टोटल डेथ टाइम, या फिर टोटल ड्यूरेबिलिटी टाइम, या फिर टोटल टेंशन ड्यूरेबिलिटी टाइम, या फिर टेस्टेड डेथ टाइम। सो जब व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट TDT, तो उसका एक ही फुल फॉर्म होता है, वो होता है टोटल ड्यूरेबल टाइम, यानी टोटल ड्यूरेबिलिटी उसकी कितनी है। CPC के किस सिद्धांत में की जाती है? 7, 5, 2 एंड 3। देखिए कितना डीप क्वेश्चन दे रहा है, यानी हैकअप में जो क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट होता है वो किस प्रिंसिपल में आता है? तो हैकअप के टोटल 7 प्रिंसिपल्स हैं। उन प्रिंसिपल्स में CPC विच मीन्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, CPC विच मीन्स क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, वो किस सिद्धांत में आता है? ऑप्शन गिवन है 7, 5, 2 एंड 3। तो CPC जो हमारा होता है वो हमारा आ जाता है ये 2 में, प्रिंसिपल 2 में हम बेसिकली क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को CPC में देखते हैं। 2 और 5 में थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 2 में बेसिकली हम फर्स्ट में रिकॉग्नाइज करते हैं, एंड देन क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को 2 एंड 3 में ये बेसिकली आ जाएगा आपका। तो हम अभी इसको 2 ही मान के चलेंगे, क्योंकि सेकेंड में ही हम क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को जो है ऑर्गेनाइज कर देते हैं, सो दैट वो उसके बाद हम स्टैब्लिश करते हैं क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट को आगे की तरफ। सो खाद्य प्रसंस्करण संयंत्र में पीने के पानी में क्लोरीन की सांद्रता क्या होनी चाहिए? 0.2 ppm, 0.5 ppm, 1.0 ppm, या फिर 0.4 ppm। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 0.22 ppm। सूक्ष्म जीव विज्ञान में स्टीविंग शब्द का काम लिया जाता है किसके लिए? रिड्यूस मॉइस्चर के लिए, या फिर रिमूव मॉइस्चर के लिए, या फिर आपके नमी का वांछित स्तर को समान करने के लिए, या इसमें से कोई नहीं। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द रिमूव करना, किसको? मॉइस्चर को। हैजा का मुख्य कारण क्या है? मेन कॉज ऑफ आपका जो है हैजा, गरीबी और कम स्वच्छता, मच्छरों द्वारा, कीटनाशकों द्वारा, असंतुलित आहार। तो ये आप अपने अनुसार कर लीजिएगा, ये तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इसका आप जो है हैजा बेसिकली किससे होता है, तो आप ये समझ, मच्छर से तो होगा नहीं, मच्छर से किसी को हैजा हुआ है? मच्छर से तो बेसिकली वो जो है मलेरिया, मॉस्किटो से बेसिकली मलेरिया देखा जाता है। सो ये किसके कारण होता है? यदि आपने कुछ इम्बैलेंस डाइट ले लिया है, कोई गंदा पानी पी लिया है, कोई गंदा वाटर जो इनहेल कर लिया आपने, या फिर कोई गंदा जो है भोज्य पदार्थ को इनहेल कर लिया, तो इन सभी के कारण ये हैजा देखने के लिए मिलता है। नाइट्राइट क्यूरिंग किसकी वृद्धि को रोकता है? यानी जब हम नाइट्राइट क्यूरिंग करते हैं तो कौन सी चीज़ है वो ग्रोथ ना करे? स्ट्रेप्टोकोकस, क्लोस्ट्रियम, या फिर ये दोनों, या फिर राइजोबियम। तो ये बेसिकली जो वर्क करता है वो करता है स्ट्रेप्टोकोकस। अब इससे सबसे बड़ी क्वेश्चंस बेसिकली यूजीसी नेट में ये पूछा जाता है, वो ये है कि जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो किस पे बनता है? तो जितने भी आपके मिल्क प्रोडक्ट होंगे, यानी जितने भी मिल्क से बने प्रोडक्ट होंगे, वो उस पर जो वृद्धि होती है, ऐसे उन्हें हम स्ट्रेप्टोकोकस, जो एक जीवाणु होता है वो स्ट्रेप्टोकोकस होता है जीवाणु, वो उस पर वृद्धि करता है। दही के लिए प्रमुख सूक्ष्म जीव क्या है? सो अभी हमने पढ़ा है कि इसमें जो है लैक्टोबैसिलस आपका एपिजियस होता है, जो उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है। तो स्ट्रेप्टोकोकस नहीं आ जाएगा आपके, ल्यूकोसाइड सिवरियम्स नहीं आ जाएंगे आपके, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ये आपका, ये थोड़ा सा एक सोचने वाली बात है, क्योंकि इसमें जो है
इसमें जो आपका लैक्टोबैलिसस एसिडोफिलस नहीं, लैक्टोबैलिसस तो आएगा लेकिन ये एसिडोफिलस नहीं आएगा, यानी स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज आ जाएंगे। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द 4 नंबर ऑप्शन। इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज जो है वो दही में जो है मुख्य एक जीवाणु होता है। प्रीवियसली में मैंने इस क्वेश्चन को कवर कराया आपको। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विशिष्ट प्रकार की वाइन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है? सिक्यूमोसाइनिन सेरेवेसिस, लैक्टोबैलिसस, पेनिसिलियम आपके रेक्फोक्ट्री या फिर एसिटोबैक्टर। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सिक्रोमायोसिन सेरेवेसिस। बैक्टीरिया जो पाश्चराइजेशन जैसे गर्म उपचार से बच सकते हैं। आप ये भी देख लें, आपके ऐसे कई सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पॉस्चराइजेशन क्रिया होने के बाद भी वो रह जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? मेसोफेलिक, थर्मोफेलिक, थर्मोड्यूरिक या फिर साइकोफेलिक। सो ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं इन्हें हम जानते हैं मेसोफेलिक बैक्टीरिया के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा लघुग्राम नकारात्मक छड़े हैं जो गैर बीजाणु बनाने में जीवाणु तथा जो गैस बनाने के लिए लैक्टोज को किण्वन करते हैं? कोलीफॉर्म, लैक्टोबैलिसस, एसिटोबैक्टस, स्ट्रेप्टोकोकस। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द लैक्टोबैलिसस। ये आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज जीवाणुओं की उष्मारोधी कोशिकाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन गिवन है आपके। कोकाई दंडाणुओं के बजाय साधारणतः उष्मारोधी होती है। कैप्सूल बनाने में जीवाणुओं को नष्ट करना ज़्यादा कठिन हो जाता है, या फिर अधिक वसायुक्त कोशिकाओं को नष्ट करना कठिन हो जाता है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेल हाईएस्ट लिपिड कन्वर्ट आर द हार्ड टू किल। परीक्षण के लिए सील्ड एवं डिब्बाबंद भोजन पदार्थों में उपस्थित वायु को किसमें बदल के अवायव स्थिति में प्राप्त किया जा सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड या फिर NO2 या फिर एक इंसेक्ट गैस होती है या फिर ऑल ऑफ द एबव। सो इसमें जो ये आपके इनलेट गैस होती है इसे हम अक्रियाशील गैस भी कहते हैं, यानी ये क्रियाशील नहीं होती है। ऑप्शन तो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द अक्रियाशील गैस, यानी जो एक्टिव ना हो आगे जो है इसको, क्योंकि इसे लॉन्ग टर्म के लिए प्रिजर्व किया जाता है, लंबे समय तक इसे सुरक्षित रखा जाता है। सूक्ष्म जीव जो अच्छी तरह से एरोबिक या एनएरोबिक, तो ध्यान से पढ़ के जाएं, एरोबिक और एनएरोबिक, और भी इससे एरोबिक और एनएरोबिक को लेकर के मैं डिटेल में इसको जो है आपके लिए सेशन प्लान कर रही हूँ, इसको मैं आपको समझा दूंगी, लेकिन आज हम केवल क्वेश्चन ही इसको देखेंगे। एरोबिक और एनएरोबिक को डिटेल में पढ़ के आप जाइएगा। विकसित हो सकते हैं उन्हें कहा जाता है एरोबिक, आवयविक या फिर आपके फैकल्टेटिव या फिर आपके हेलोफिलिक। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द एरोबिक। एक गैर चयनित मेनू को क्या कहा जाता है, यानी नॉन सेलेक्टिव मेनू है वो, उसको क्या हम कहेंगे? हाउस मेनू, सिंगल यूज मेनू या फिर स्टैटिक मेनू या साइकिल मेनू। तो साइकिल मेनू तो बिल्कुल उसे जो है सेलेक्ट किया जाता है, और जो हमारा स्टैटिक मेनू होता है वो भी एक स्टैटिक होता है, पहले से ही सिलेक्ट होता है। जो एकल मेनू होता है इसे भी सिलेक्ट किया जाता है, लेकिन जो हाउस मेनू होता है इनसेलेक्टिव होता है। घर में मदर पूछती है ना कौन क्या खाएगा, उसके बिहाफ पे बेसिकली बनता है। तो घर में सबसे बड़ा बच्चा होगा या सबसे छोटा बच्चा होगा, उसके अनुसार ही उस घर का मेनू रेडी हो जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, वह दस्तावेज जो सभी मेनू आइटमों को सूचीबद्ध करता है जो कि दी गई तारीख के लिए तैयार किया जाता है, क्या हो सकता है? परचेजेस ऑर्डर, मास्टर शेड्यूल्स या फिर रिसीविंग शीट्स हो गई या फिर प्रोडक्शन शीट्स हो गई। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द मास्टर शेड्यूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य सेवा सुविधा का डिजाइन कार्य नहीं है? मेनू का विकास करना या न्यू डेवलप मेनू, सर्विस कंसिडरेशंस या फिर आपके प्राइसिंग कंसिडरेशंस या फिर आपके पर्सनल आपके जो है कंसिडरेशंस, यानी कार्मिकों का ध्यान। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द सेवा का ध्यान, यानी सर्विस कंसिडरेशंस। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण खाद्य सेवा संस्थान में जल्दी भोजन पकाने हेतु त्वरित इंटीरियर ताप पर प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन गिवन है आपके, डेकोवन, ग्लिरर, बॉयलर, स्टीमर्स। सो इन सभी को मैं आपको डिटेल में समझा दूंगी कि ये बेसिकली क्या होते हैं। सो ऑप्शन इसमें जो आपका करेक्ट हो जाएगा दैट इज द बॉयलर्स।
खाद्य सेवा सुविधा में उपकरण के लिए मॉडल एवं मेक का निर्माण करने के लिए क्या ध्यान में नहीं रखा जाता? ऑप्शन गिवन है नहीं। अन्य उपकरणों के साथ संगतता या फिर अधिष्ठापन में आसानी या फिर मरम्मत रख रखाव में उपकरणों के परिवहन में। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द थर्ड नंबर, इजी फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इजी फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। लास्ट क्वेश्चन इज अविशिष्ट अवधि के लिए बिक्री और लागत की जानकारी का संकलन करता है क्या? ऑपरेटिंग बजट, ट्रायल बैलेंस, लाभ हानि, प्रतिराधिकता का जो आय विवरण होता है। सो इसमें जो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दैट इज द ऑपरेशन बजट, यानी जो हमारा ऑपरेशनल बजट होता है वो निर्धारित करता है। इसमें रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन बच रहे हैं जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। सो इसमें आप जो है इसमें मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड यदि आप इस प्लेटफॉर्म पे नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करिएगा। एंड एज वेल एज यू कैन ज्वाइन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं आपको UGC नेट बाय अर्चना मैम से मिल जाऊंगी। आप वहाँ पे जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मैंने यहाँ पे 90+ ऐसे वीडियोज़ अपलोड किए हैं जहाँ से आप अपने जितने भी आपके पास डाउट्स हैं होम साइंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड या फिर जितने भी चैट GPTs हैं, मैंने चैट GPT, DeepSeek इन सभी को डिटेल में वहाँ पे कवर कराया, तो इन सभी को जाकर के देख सकते हैं। ऑल्सो DDU ने अपने एडमिट कार्ड रिलीज कर दिए हैं जो आपके 29 और 30 में एग्जामिनेशन कंडक्ट होंगे इसी ही मंथ में। सो आपने नहीं किया है, यदि आपने वहाँ पे अप्लाई किया था तो यहाँ से जाकर के आप कैसे स्टेप बाय स्टेप आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं एडमिट कार्ड को, इन सभी को मैंने यहाँ पे डिटेल में बताया हुआ है। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टेक केयर एंड बाय बाय।